ठीक है, अभी तक हमने चार्जेस और करंट पे वर्क कर रखा है। ठीक है, तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या था? हाँ, और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं टोटल? और सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जो होता है प्रोटॉन में भी होता है, बट डिफरेंस क्या है? नेचर। तो इसे हम एज अ नेगेटिव की तरह लेट करते हैं और उसे पॉजिटिव की तरह लेट करते हैं, और इस पर हमने काफ़ी न्यूमेरिकल्स कर लिया था। और ये भी था कि टू लाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोटेंशियल। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी एसआई यूनिट वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। तो एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट है। तो हम क्या करते हैं, जनरली पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट 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 बोल देते हैं, है ना। हम बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड की जगह वोल्ट बोलना। तो वोल्ट बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों क्या हैं? बट एक्चुअल में व्हाट इज वोल्ट? पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट। बट हम पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे वोल्ट वर्ड को ज़्यादा यूज करेंगे। बात आ गया समझ में? ठीक है, तो वोल्ट इज अ यूनिट फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। तो कहीं ना आप कहीं जाते हो वगैरह, तो कहीं पे ना ऐसे बना होता है कि डेंजरस हाई वोल्ट, है ना। क्या बना होता है? डेंजरस हाई वोल्ट, या कुछ आपका ऐसा फेस बना होता है और कुछ वैल्यूज़ लिखी होती है ना। तो ये वोल्ट के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? अगर बहुत हाई वोल्ट होता है तो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। उसको बस आप टच करोगे तो सीधे आपको पहुंचा दिया जाएगा यमराज के पास, है ना। इतना डेंजरस होता है। तो होता है क्या पोटेंशियल? और हमने देखा भी था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसे कर सकते हैं हम? पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं? बाय अ बैटरी। बाय अ बैटरी। तो बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक हायर टर्मिनल और एक लोअर, या उसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये करता क्या है पोटेंशियल, कि जो चार्ज है, और चार्ज किसके पास है? इलेक्ट्रॉन के पास भी और प्रोटॉन के पास है, बट प्रोटॉन एटम के अंदर टाइटली बाउंडेड है, वो फ्लो नहीं हो सकता। एक्चुअल में फ्लो कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। तो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन के फ्लो का कॉज है। फिर जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा? फिर करंट। ठीक है, तो ये चार्ज क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब चार्ज फ्लो हो रहा है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि कोई भी है ना, कोई बुक है, नोटबुक है, या कोई ऑब्जेक्ट है, उसको वन प्लेस से अनदर प्लेस लेकर जाना है, तो आपको वर्क करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? वर्क करना। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने का मतलब वन प्लेस टू क्या किया जा रहा है? अनदर प्लेस किया जा रहा है ना। तो फिर उस केस में क्या करना पड़ रहा है? जो बैटरी है, बैटरी को वर्क डन करना पड़ता है। बैटरी को, अरे मूव करा रहा है ना, कौन मूव करा रहा है इलेक्ट्रॉन्स को? बैटरी। तो फिर बैटरी को क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। किस पे वर्क करना पड़ेगा? बैटरी को किस पे वर्क करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन पे या चार्ज पे। आप पे तो वर्क करके आपको तो मूव करा नहीं रहा है, किसको मूव करा रहा है? वो चार्ज। और यहाँ पे चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो हम चार्ज की तरह देखते हैं या इलेक्ट्रॉन की तरह भी देख सकते हैं। तो एक्चुअल में जो बैटरी है, बैटरी को वर्क करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कराने के लिए। बात आया समझ में? तो जो यहाँ से चार्ज जनरेट हो रहा था, और चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? क्यू से। तो ये जो क्यू है, चार्ज है, फ्लो हो रहा है। इस फ्लो के लिए बैटरी को क्या करना पड़ रहा है? कुछ वर्क डन। क्या करना पड़ रहा है? वर्क डन करना पड़ रहा है। तो फिर पोटेंशियल का यहाँ से एक डेफिनेशन क्रिएट किया गया कि व्हाट इज पोटेंशियल या व्हाट इज वोल्ट। तो क्या है वोल्ट? तो बैटरी कुछ वर्क कर रहा है। बैटरी क्या कर रहा है? वर्क। और किस पे वर्क कर रहा है? तो हमें देखना है कि वन यूनिट चार्ज पे एक्चुअल में कितना वर्क करना पड़ रहा है। सपोज दैट बैटरी ने वर्क किया है 100 जूल। कितना वर्क किया है? और ये 100 जूल वर्क किया गया है सपोज दैट 5 कूलम चार्ज पे। कितने चार्ज पे? तो वन पे कितना वर्क करना पड़ा होगा? कितना? 100 किया गया 5 कूलम के लिए, तो 1 कूलम के लिए कितना किया करना पड़ा होगा चार्ज? 20। तो फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज वर्क कितना हुआ है? 20 जूल।
यही ना पोटेंशियल डिफरेंस है कि 1 यूनिट चार्ज पे बैटरी या जो भी डिवाइसेज है जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहे हैं उन्होंने कितना वर्क करा है। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, वर्क डन ऑन। तो कितने वर्क डन हुआ है यूनिट चार्ज पे? 100 या 20? तो 20 जूल ऑफ वर्क हुआ है किस पे? 1 का मतलब यूनिट, 1 का मतलब, तो 20 जूल ऑफ वर्क डन ऑन 1 यूनिट चार्ज। तो ये जो 20 है यही क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हो जाएगा ये? तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आ रहा है? 20 क्या आ रहा है? और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है? तो इसके पीछे क्या लगाएंगे हम? वोल्ट। कैसे आया ये 20? तो आपने क्या किया? 100 को 5 से, व्हाट इज 100? टोटल वर्क। और व्हाट इज 5? क्या है ये? चार्ज है। क्या है? तो एक्चुअल में इससे क्या आ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो बोल सकते हैं कि जब मैं वर्क को टोटल चार्ज से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? तो फॉर्मूला क्या बन गया? वर्क चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा? वर्क बाय चार्ज। ये फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो हमारे पास अब तक 3 फॉर्मूले आ गए हैं। चार्ज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। एक और छोटा सा मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूँ, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू थोड़ा सा ना इजी करने के लिए इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है ई से। किससे? जैसे पाई है, एक वैल्यू है। पाई क्या है? एक, बट जैसे जनरली उसको अप्रॉक्स लिया जाता है 22/, तो बार बार हम 22/7 ना लिखकर इसके लिए एक सिंबल क्या बनाया गया है? पाई। तो वैसे ही बार बार इसको हम यूज ना करके इसके लिए एक सिंबल क्या बनाया गया? ई। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ई। बट व्हाट इज ई? वैल्यू। व्हाट इज ई? वैल्यू। और क्या है वैल्यू? वो 1.6 इंटू 10 की पावर। तो व्हाट इज ई? वैल्यू। बात है समझ में? कितनी वैल्यू है वो? तो शॉर्ट में हम ऐसे भी बोल सकते हैं Q इक्वल टू एन ई, वेयर ई इज 1.6 इंटू 10 की पावर -90 और n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि इंटीजर होगा। तो एक ये हमने ये फॉर्मूला देखा था। दूसरा फॉर्मूला क्या देखा था हमने? I इक्वल टू Q बाई टी। थर्ड फॉर्मूला क्या आ गया? वोल्ट इक्वल टू वर्क बाय क्यू। ठीक है? वोल्ट इक्वल टू वर्क बाय क्यू। ठीक है? तो अगर इस डेफिनेशन वाइज देखा जाए, हमने डिफाइन किया था, हमने क्या डिफाइन किया था बच्चे? इधर देखना, 1 एम्पियर को डिफाइन किया था क्या हमने? 1 एम्पियर को डिफाइन किया था। और दूसरे वर्ड में क्या बोला था मैंने इसे? यूनिट ऑफ करेंट। तो इस चैप्टर में बहुत बार ये क्वेश्चन आएगा, डिफाइन यूनिट ऑफ करंट, डिफाइन यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, डिफाइन यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, बहुत सारी चीज़ें आएंगी ये। और इसमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है। तो वैसे ही अगर डिफाइन करना हो 1 वोल्ट, 1 वोल्ट क्या है? यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर मैंने क्या ट्रिक बताया था, इसको कैसे कर रहे थे डिफाइन? तो पहले फॉर्मूला लिख रहे थे I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो ये 1 एम्पियर कैसे बनेगा? जब चार्ज हमारा 1 कूलम हो और टाइम क्या हो? 1 सेकेंड। तो वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब बनेगा? जब वर्क क्या हो? 1 जूल हो और चार्ज क्या हो? तो जब 1 यूनिट चार्ज को फ्लो करने के लिए 1 जूल ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, तब हमें पोटेंशियल कितना मिलने वाला है? 1 वोल्ट। तो वही लिखा है कि 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर 1 जूल ऑफ, यहाँ से देखो आ रहा है 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो किसका डेफिनेशन है ये? 1 वोल्ट या यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स ऑफ करंट या यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। ठीक है? हमने करंट पे वर्क कर ही रखा है, ऐसा यूनिट करंट, ये सारी चीज़ें हमने कर रखा है। और इसमें भी हमने डिफाइन किया था
आंसर कौन बता सकता है इसमें? मैचिंग करना है ना, मैच द फर्स्ट इलेक्ट्रिक करेंट। क्या होगा? एम्पियर पक्का। इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम। थर्ड पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट। तो किसकी मैचिंग हमने छोड़ दिया? हाँ, जूल है किसका एक्चुअल में? तो ये इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर से मैचिंग हो गया, फिर चार्ज कूलम से मैचिंग हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट से मैचिंग हो गया। गुड। अब कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ये फॉर्मूला कहाँ से आया था? हाँ, I इक्वल टू क्यू बाई टी, और टी को बस इधर क्या किया गया है? ट्रांसफ़र किया गया है। तो वैसे वर्क इक्वल टू क्या हो सकता है? कैसे? V इक्वल टू क्या होता है? और Q को क्या कर दो अब इधर, और ये Q इक्वल टू एन ई तो पहले से रखे। व्हाट इज E? वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। दिख रहा है क्वेश्चन? ठीक है, जो बच्चे अंधे नहीं है वो देख सकते हैं। उस चेयर पे बैठ जाओ ना, पीछे चेयर। हाँ हाँ, कर सकते हो इसे सॉल्व, इसे सॉल्व कर सकते हो आप। तो गिवन क्या है? डायरेक्ट कर ले। क्या गिवन क्या है? करेंट आई गिवन है। कितना है आई? आई कितना गिवन है? 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाई अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। टाइम दे रखा है 10 मिनट। 10 मिनट को सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करोगे? 60 सेकेंड हो जाएगा क्या? 60 इंटू 10 600 सेकेंड। मैं क्यों कर रहा हूँ बताओ? द फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, क्यू लाना है। क्या फॉर्मूला होगा? क्यू इक्वल टू आई टी। तो आई की वैल्यू है 0.5 और टी है 600, तो आपको मिनट्स को सेकेंड में करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ गया? 300। तो काफ़ी नॉर्मल सा क्वेश्चन है। फिर ये वर्क चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो डायरेक्ट कर सकते हो। अच्छा करो, इसमें मैं आपको फ्री छोड़ सकता हूँ कि आप क्वेश्चन ये सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा इसमें इशू है। टिशू नहीं है, क्या है? इशू है। अरे यार मैं साइड हो गया। क्या क्या गिवन था? अच्छा, चार्ज क्यू गिवन है। कितना है था क्यू? टू क्या? टू कूलम। और हमें गिवन था कि हमें कितना वर्क निकालना है इस वोल्टेज से इतने वोल्टेज का। वर्क निकालना है। हाँ। कितने वोल्ट से कितने वोल्ट? 128 और 118। 11 पक्का? हाँ। देख लेते हैं, है ना। 118 टू 128। तो 118 से 128। देखना बच्चे, इसमें एक इशू क्या है? चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? असली में हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज कैसे फ्लो होता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल क्या है? 128 वोल्ट। लोअर पोटेंशियल क्या है?
तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, वोल्ट इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, व्हाट इज वोल्ट? पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो दो हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल, इसका क्या निकलेगा? डिफरेंस। आपको क्या निकालना पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बात है समझ में? चार्ज फ्लो होता है हायर टू लोअर, ये हायर पोटेंशियल है ना कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये लोअर पोटेंशियल है। दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है? तो ये है 10 वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ये यूज होगा। इस ध्यान रखना, इसमें हम ट्रैप हो जाते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चन में। तो आंसर क्या था आपका? 20 जूल वर्क करना पड़ा। नेक्स्ट, क्या क्या गिवन है? क्या गिवन है? कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट 1 कूलम ऑफ चार्ज। कर रखे हैं ना? ये तो कर रखा है यार, ये तो कर रखा है। क्या था आंसर? 6 पॉइंट। हाँ, इसको तो कर रखा है हमने, ये तो पिछली क्लास में ही कर रखा है ना? एक बार आप देख सकते हो। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस पॉइंट द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज है, वर्क डन। वर्क डन इक्वल टू क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो 24 हो जाना है। क्या हो जाना है? वर्क इक्वल टू वी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12, और क्यू चार्ज कितना है? 2, तो वर्क आ जाना है। तो 24 जूल 24। तो ऐसे नॉर्मल बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे आप, स्टैंडर्ड बेसिक साइंस में नहीं होता। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू each कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। तो हाउ मच एनर्जी, एनर्जी और वर्क बोथ आर सिमिलर। तो एनर्जी या वर्क आए तो आपको क्या समझ जाना है? एनर्जी का मतलब ये क्या है एक्चुअल में? वर्क है। तो क्या पूछा गया हमसे? क्या पूछा गया है? वर्क। और क्या है हमारे पास? वी पता है, और चार्ज कितना है? अरे चार्ज कितना है? इच मतलब एक, तो क्यू हो गया 1 कूलम, पोटेंशियल जो कि वोल्ट हमारा हो गया कितना? 6 वोल्ट, और एनर्जी का मतलब डब्ल्यू हमसे पूछा गया, और डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा? क्यू वी या वी क्यू। तो कितना हो गया? 6 जूल। तो सो इजी है ना? फिर नेक्स्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट। करंट ये है 5 एम्पियर, तो आई हमारे पास है 5 एम्पियर। और क्या है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा क्वेश्चन है। टाइम पर सेकंड। हाँ यार, क्या खतरनाक पकड़ा इसने। टी की वैल्यू 1 सेकेंड। आंखें तो बड़ी तेज है यार। निकाल दो, क्या निकालना है आपको? क्या निकालना है? अच्छे से देखो यार। क्यू की वैल्यू 5 है सर, क्यू की वैल्यू 5 है। हां वही तो आई टी इज इक्वल टू क्यू होता है, क्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, ना कि नंबर ऑफ चार्ज निकालने। अच्छा। नंबर ऑफ क्या निकालने हैं? इलेक्ट्रॉन। कैसे होगा? हो जाएगा। कुछ बच्चे स्माइल के साथ बोल रहे हैं हो जाएगा, करो फिर। अच्छा क्वेश्चन है ना? बस नॉर्मल सा छोटा सा ट्रिकी है। अबे एन एन क्या है? एस बोल मैं हल्का सा हिंट दे दूं क्या? नहीं? किसका? किसका फॉर्मूला? तो करेगा, इसको ऊपर ले जाना, इसको ऊपर ले जाओ, इसकी कोई वैल्यू मैं थोड़ा सा यार, ठीक है यार, 2 मिनट। फिर इससे काट दी, फिर इसको काट दी।
फाइव ही होगा ऊपर रेसिप्रोकल करेंगे ना, इसको रेसिप्रोकल करेंगे दोनों ऊपर नीचे ये नीचे से ऊपर होगा। हो गया क्या? सर एक सेकेंड। और एक बार फिर सर आगे वैल्यू इसकी तो पहले बच्चे इससे Q निकालना था, फिर Q से Q इक्वल टू एन ई से, है ना? आ गया? कितना है वैल्यू बताओ यार, फास्ट आ गया। 1.6 हाँ, कितना जल्दी बताओ। अच्छा आपने बोला 3.1 3.125 3 पॉइंट, 3.125। चलो देखते हैं, हाँ सर 3.125। और ये 10 की पावर छोड़ दिया क्या? 10 की पावर छोड़ दिया? हमने 10 की बार 19 ले ली ना सर। हाँ 19 ले लिया तो ठीक है। सर हमने गलत हाँ करा सर मैंने 19 लिया था। हाँ सर सही है। अच्छा n इज इक्वल टू RT देख लो बच्चे, अगर किसी का नहीं हुआ तो कैलकुलेशन भी देख सकते हो आप। 3.2 नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट पोटेंशियल है, मेन सप्लाई करंट है। हाउ मच चार्ज फ्लो अराउंड द सर्किट इन इन तो देख बच्चे, टाइम है हमारे पास, आई है, वी है, टी है। टी 1 सेकेंड है, वोल्ट 230 वोल्ट और करंट 8 एम्पियर। आपको क्या निकालना है? हाउ मच चार्ज, क्यू निकालना है आपको। अरे इजी QIT क्यू इक्वल टू आई टी, है ना? 8 इंटू 1 8C। सेकेंड पार्ट, हाउ मच एनर्जी, एनर्जी का मतलब वर्क डन इच सेकेंड, वही टाइम भी 1 लेना है। वर्क इक्वल टू वी क्यू या क्यू वी, और वोल्ट गिवन है 230, और चार्ज हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया 8, और कर दो इसको मल्टीप्लाई। इजी है ना चैप्टर ये? सो इजी नहीं? अब आगे और पीछे क्या होता है यार, इजी है तो इजी है, ज़बरदस्ती डरना है। सर बाद में और ठीक है, तो 1840 आया था आंसर। ठीक है, कितना आंसर आया है? 1840। ठीक है, अब थोड़े से कुछ नए कंसेप्ट की तरफ जाएंगे। तो हमने चार्ज कर लिया, चार्ज का फॉर्मूला क्या था? हाँ एन ई, और करंट का एक चार्ज का और फॉर्मूला था ना, आई टी, और करंट पोटेंशियल डिफरेंस W इज इक्वल टू VQ क्या? ओम्स लॉ इस चैप्टर का सेंटर है ना? सेंट्रल पॉइंट है ओम्स लॉ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है। तो ओम्स लॉ गिव रिलेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक क्वांटिटी, और वो क्वांटिटी क्या क्या है तो देखते हैं पहले। बैटरी से क्या मिलना है? पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट। फिर यहाँ से क्या हो रहा है, फिर ये क्या हुआ, ये हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल क्या हुआ? करंट फ्लो हुआ। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल क्या हुआ है? करंट फ्लो हुआ है। कितना करंट फ्लो हुआ है? V वोल्ट था तो करंट कितना मिला? I 1 नहीं है, वो I है। अभी देखना क्या हो रहा है, क्या हुआ अभी? दो बैटरी, पिछले में क्या था? एक बैटरी, दो बैटरी आ गई। अब क्या हो रहा है यहाँ पे करंट? ज़्यादा 3 बैटरी। अच्छा बल्ब को देखना है यार हमें, है ना? एक्चुअल में बल्ब को देखना था। देख लो ये बल्ब ग्लो हो गया बल्ब। फिर दूसरे केस में देखते हैं
केयरफुली थोड़ा सा ना आंखें ओपन रखना कि हो क्या रहा है। एक सेकेंड, थोड़ा जल्दी ग्लो हो गया यार। देखना बल्ब का ग्लो हुआ, ग्लो इसकी ग्लोइंग यहाँ तक गई है, पिछले वाले में ज़्यादा नहीं था। अब 3 बैटरी के थ्रू क्या हो रहा है, अभी देखना कितना इम्पैक्ट करता है इसका ग्लो। पूरा क्लासरूम ग्लो ना हो जाए, पता चला अर्थ ही ग्लो हो जाए। देखो ये तो बैटरी जितना ज़्यादा मैं एडअप कर रहा हूँ बल्ब का ग्लो, तो बल्ब ग्लो किसकी वजह से हो रहा है, करंट की वजह से। तो बैटरी मैं एडअप कर रहा हूँ तो इससे क्या हो रहा है, ग्लो ज़्यादा हो रहा है। ग्लो किसकी वजह से, करंट। इसका मतलब बैटरी ऐड कर रहे हो तो करंट भी क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और करंट इंक्रीज हो रहा है तो उसका ग्लो भी क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। बात है समझ में। तो ओम्स ने यहाँ से रिलेशन निकाला कि जितने ज़्यादा बैटरी लगाओगे उतना ही आपको करंट, मतलब बैटरी लगाने से हो क्या रहा है, वोल्ट बढ़ रहा है उसका। क्या बढ़ रहा है, बैटरी वोल्टेज तो देता है, तो जितना ज़्यादा बैटरी लगाओगे उतना वोल्ट, और वोल्ट बढ़ने से क्या हो रहा है, तो एक्चुअल में रिलेशन निकाला ओम्स ने क्या, कि वोल्ट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये निकला रिलेशन। वोल्ट और करंट में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली का मतलब अगर वोल्ट इंक्रीज होगा तो करंट भी, वोल्ट डिक्रीज, ये रिलेशन। तो यही कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ने क्या स्टेट किया, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, है ना। तो ये स्टेटमेंट है ओम्स लॉ का, ये आपके नोट्स में हो जाने चाहिए। और क्वेश्चन बोर्ड बार बार पूछता है स्टेट्स ओम्स लॉ, तो आपको स्टेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिलेशन क्या निकला कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब क्या होता है कि अगर ये प्रोपोर्शनल साइन हटाकर अगर हम क्या लेकर आते हैं, इक्वल, तो कोई एक कांस्टेंट की नीड पड़ती है। क्या पड़ती है, एक कांस्टेंट की नीड पड़ती है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, I। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा और क्या लेकर आऊँगा मैं, इक्वल, तो फिर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नीड पड़ेगा, किसका, कांस्टेंट का, और वो कांस्टेंट इस केस में आता है R। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, V इक्वल टू आई आर। क्या बन जाता है फॉर्मूला, V इक्वल टू आई आर। ये सबसे ज़्यादा यूज होगा, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। आप इसको रट्टा मार लो। व्हाट इज R, ये कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट भी ऐसा नहीं कुछ भी कांस्टेंट ऐड करेंगे, इस कांस्टेंट का भी सिग्निफिकेंट है। ये जो कांस्टेंट है ये है कंडक्टर का रेजिस्टेंस। जिस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है V वोल्ट अप्लाई करने से, उस कंडक्टर का क्या होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस। तो वो क्या है, R। R फॉर रेजिस्टेंस। हम डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस पे हम बहुत डिटेल में देखेंगे। बात आया समझ में आपको, अरे बात आ गया समझ में। और यही क्या है, ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ से हमें एक और फॉर्मूला मिला, V इक्वल टू, वेयर V इज वोल्ट, I इज करंट और R इज रेजिस्टेंस। अब देखते हैं कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस आया यहाँ पे, तो अब रेजिस्टेंस को स्टडी करना पड़ेगा। होता है क्या रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चे, अपोज। रेजिस्टेंस का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होना तो चाह रहा है, किसके अंदर, किसके अंदर, किसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, कंडक्टर के अंदर। किसके अंदर, तो ये कोई कंडक्टर है और इसमें मिलियंस नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है, मिलियंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जैसे मैंने हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल ऐडअप किया तो क्या होगा, ये मूव करना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, ये मूव करना स्टार्ट करेंगे। सबको रेस करना आता है, रेसिंग आता है, रेसिंग, रेसिंग आता है आपको, दौड़ना, बाइक कार साइकिल नहीं, खुद दौड़ना, है ना। तो अगर मान लो बच्चे बहुत ज़्यादा, मतलब 1000 नंबर ऑफ लोगों को ना ऐसे रनिंग के लिए वो किया जाए, है ना, कि जस्ट क्या करो आप मूव कर जाओ। तो जैसे वो मूव करेंगे, कोई पर्सन बहुत फास्ट दौड़ रहा होगा तो उसके सामने जो दूसरा पर्सन होगा वो क्या कर रहा होगा, उसे अरे
जो भी रोड या पाथ है उसको ब्लॉक कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा। नॉर्मल चलो रोड की बात करो, कार से हैं, आप चाहते हो कि यार मेरे को ना 150 पे कार को ले जाना है, और आपने गियर पूरा और फिर पूरा एक्सलेट कर दिया और पूरा 150, क्या आप जा पाओगे 150 से? तो जो दूसरे व्हीकल से वो क्या करेंगे, आपको ब्लॉक करेंगे, फिर उनको हॉर्न दोगे आप, यार साइड तो हट, फिर आपको स्पीड क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। पता चला अचानक से ट्रैफिक आ गया, रेड लाइट हो रखा है, फिर क्या करना पड़ेगा, जीरो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है, हमारे पाथ में एज अ अपोज हैं, क्या है ये, अपोज कर रहे हैं, हमें फ्रीली मूव। तो वैसा ही इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी, इलेक्ट्रॉन चाहता है कंडक्टर में फ्रीली मूव करे, क्या चाहता है वो, बट इसके सामने बहुत सारे ऐसे बैरियर आ जाएंगे जो इसको फ्रीली मूव नहीं होने देंगे, उसके स्पीड को क्या करना पड़ेगा, स्लो करना पड़ेगा। वो क्या है बैरियर, ट्रैफिक में तो समझ में आता है कि सामने वाली गाड़ी है वो ब्लॉक कर देता है, फिर उसको हॉर्न दो, फिर साइड से निकलो, ट्रैफिक आ गया, मार्केट एरिया आ गया तो लोग इधर से उधर रोड को क्रॉस कर रहे होते हैं, फिर हमें स्लो होना पड़ता है। तो ये एक तरीके से क्या है, अपोज कर रहे हैं, हमें फ्रीली मूव करने से क्या कर रहे हैं, अपोज, अपनी स्पीड हमें डाउन करना पड़ता है। तो वो एक तरीके से रेजिस्टेंस है, क्या है, रेजिस्टेंस है, क्या है वो। तो ट्रैफिक क्या है, एक तरीके से रेजिस्टेंस है। मार्केट एरिया आ गया तो वो भी क्या कर रहा है, हमें रजिस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है वो, रजिस्ट कर रहा है कि 150 पे हम नहीं जा सकते यार, स्पीड स्लो करना पड़ेगा। रोड पे गड्ढे आ गए, रजिस्ट कर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस रोड में भी होते हैं। तो वैसे ही कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन तो फ्लो होना चाहता है मस्ती के साथ बिल्कुल, बट जो ये वायर है किससे बना है, एटम से। तो एटम में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस, और उसके सराउंडिंग में क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। कितने एटम्स होंगे, मिलियंस नंबर ऑफ एटम्स होंगे। कितने एटम्स होंगे, मिलियंस नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अब थोड़ा ना इस वाले इलेक्ट्रॉन पे फोकस करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर ये फ्लो होना चाह रहा है तो सामने वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, उसे जाके उससे क्या हो जाएगा, वो कोलाइड हो जाएगा, फिर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम, फिर से दौड़ना स्टार्ट करेगा वो, फिर जाके किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड हो जाएगा। हो सकता है किसी एटम से क्या हो जाए। तो क्या इस कंडक्टर में इस इलेक्ट्रॉन के लिए बिल्कुल फ्री पाथ है, बहुत सारे क्या हैं, बात आ गया समझ में। तो यही क्या है, रेजिस्टेंस की तरह हम ट्रीट करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्रीली मूव नहीं करता है, उसे बहुत सारे रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ता है। बात आ गया समझ में। अब यहाँ पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि अब जो रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन को फील हो रहा है, रेजिस्टेंस फील हो रहा है। अब रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं ना। तो सपोज दैट आपको 1 किलोमीटर जाना है, कितना जाना है, 1 किलोमीटर। तो कितने किलोमीटर तक ट्रैफिक आपको फेस करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर। आपको 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा अगर, तो ट्रैफिक कितना फेस करना पड़ेगा, अब ज़्यादा, क्या करना पड़ेगा। तो जितना आप डिस्टेंस अपना ट्रेवल करोगे ज़्यादा, उतने ही आपको रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। सेम अगर इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में यहाँ से यहीं तक जाना चाह रहा है तो कितने अपोज मिल रहे हैं उसे, बस इसी एरिया में तो उसे रेजिस्टेंस की तरफ फील हो रहा है। बट अगर इसका लेंथ इतना और होता तो इधर भी क्या होते, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते और उसे क्या कर रहे होते, अपोज एटम्स भी हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक आना है, पहले ए से बी आना है, तो दिख रहा है आपको कितना उसे रेजिस्टेंस फील हो रहा है। अब ए से सी आना है तो किस में ज़्यादा उसे अपोज फील करना पड़ रहा है, ए से। इसका मतलब कि जितना वायर का लेंथ हम ज़्यादा लेंगे उतना ही क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो पहला फैक्टर कि जो रेजिस्टेंस आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ, किसके है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ। आया बात समझ में। दूसरा फील करना अगर कि सपोज दैट रोड ना नैरो हो, क्या हो, तो उसमें मूव करना क्या होता है, काफ़ी डिफिकल्ट होता है, और ब्रॉड हो तो इजी होता है। मतलब थोड़ा सा हमें अपोज या रेजिस्टेंस कम फील होता है, कब, क्या हो, ज़्यादा ब्रॉड हो। तो वैसे ही अगर ये कंडक्टर इतने लेंथ का ब्रॉड, इतना ब्रॉड है, अगर इसको नहीं, जो भी इसका विड्थ है
इसको मैं अगर थोड़ा इंक्रीज करके और ब्रॉड कर दूं, क्या कर दूं मैं, ब्रॉड कर दूं, अब ये कर दूं मैं यहां से ऐसे, तो फिर इस केस में क्या होगा, अब ये कंडक्टर यहां से यहां तक है, इस केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस, क्या किया मैंने, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया ये था उससे इंक्रीज करके क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने, तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम, तो रेजिस्टेंस क्या है फिर क्रॉस सेक्शन एरिया के, इनवर्सली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे लिखते हैं, 1/a 1 अपॉन करके, 1 अपॉन ए, और ए फॉर एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शनल एरिया। बात आया समझ में? तो रेजिस्टेंस किसके पे डिपेंड कर रहा है, एरिया लेंथ पे लेंथ अगर कंडक्टर का ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस हमें हैं ज़्यादा फील होगा, क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे तो फिर रेजिस्टेंस कम फील होगा। तो अब इन दोनों को कंबाइंडली क्या लिख सकता हूँ मैं, इन दोनों को कंबाइंडली क्या लिख सकता हूँ मैं, कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दोनों को कंबाइंडली लिख सकता हूँ। और मैंने बताया कि प्रोपोर्शनल हटा के अगर मैं कोई कांस्टेंट लेकर आऊँ, इक्वल लेकर आऊँ, तो क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट की नीड होगी, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, ऐसा कुछ सिंबल होता है उसका, ठीक है, और ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है, सिंबल वाइज ये रो है, बट इसका एक सिग्निफिकेंट है, ये रजिस्टिविटी है, क्या है ये, रजिस्टिविटी, क्या है ये, और ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ये क्या है, रेजिस्टेंस, और ये क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला आ रहा है कि रेजिस्टेंस इक्वल टू रजिस्टिविटी इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर? अब इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले तो यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, आर का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट। तो देखना बच्चे, करंट का क्या था यूनिट, करंट का क्या था, थोड़ा मैं ना कुछ डिटेल में कंसेप्ट एक करना चाह रहा हूँ, क्या था करंट का यूनिट, एक्चुअल में करंट जो है, अच्छा स्पीड का यूनिट बताओगे, स्पीड, स्पीड का यूनिट, क्यों स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड, क्यों, क्योंकि सर हाँ, स्पीड इज इक्वल टू टू गुड डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम, तो फिर डिस्टेंस को मैं लाइक मीटर गलत बोल रही हूँ, हाँ नहीं सही बोल रही है कि एक्चुअल में स्पीड इक्वल टू क्या होना है, डिस्टेंस अपॉन, और डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को सेकेंड में, इसलिए स्पीड की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। बात आया समझ में? आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आई का यूनिट, आई का यूनिट, टी का यूनिट सेकेंड, तो फिर आई का यूनिट क्या होगा, कूलम पर सेकेंड। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, पार्टी बदल लिया यार तुम लोगों ने, अभी एम्पियर बोल रहे थे, अभी तो एम्पियर बोल रहे थे ना। हम लोग ये कूलम पर सेकंड को हम एम्पियर लेते तो एक्चुअल में क्या है, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट देखा जाए तो करंट का यूनिट होता है कूलम पर सेकेंड, बट करंट वाले फील्ड में एम्पियर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क करके हमें बहुत कुछ दिया है, थियरी दिए हैं, उसके कंसेप्ट दिए हैं, बहुत कुछ सीखने को दिया, नॉलेज दिया उन्होंने। तो फिर उनके रिस्पेक्ट के लिए कूलम पर सेकेंड को हम एम्पियर बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, उस साइंटिस्ट को एज अ रिस्पेक्ट देने के लिए, उन्होंने बहुत इस फील्ड में वर्क किया तो रिस्पेक्ट तो डिजर्व करते हैं। तो फिर कूलम पर सेकेंड तो है ही एक्चुअल में यूनिट, बट कूलम पर सेकेंड ना बोलकर क्या बोलते हैं हम, मे बी बोर्ड ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया और एम्पियर ना हो, कूलम पर सेकेंड एक ऑप्शन हो, तो करंट का एक्चुअल में यूनिट क्या टिक करोगे आप, दोनों नहीं दिया जाएगा है ना, क्योंकि दोनों करेक्ट है तो दो ऑप्शन तो दिया ही नहीं जाएगा करेक्ट, एक ही करेक्ट होगा, 3 रॉन्ग होंगे, तो ऐसे हो ही नहीं सकता ऑप्शन। बात है समझ में? तो व्हाट इज द, ये नोट कर लेना आप,
ये इंपॉर्टेंट है। वैसे ही बच्चे देखना इधर, वैसे ही देखना इधर, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, फॉर्मूला क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू W by Q वर्क बाय क्यू। वर्क का यूनिट जूल और क्यू का यूनिट, तो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या बना? जूल पर कूलम्ब, जूल पर, बट क्या बोलते हैं इसको हम? तो वोल्ट भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी बहुत कुछ इस फील्ड में दिया है, अपना रोल प्ले किया है, तो फिर उनके रिस्पेक्ट के लिए हम जूल पर कूलम को क्या बोल देते हैं? वोल्ट बोल देते हैं। तो ये भी करेक्ट है और ये भी, और ये हमें पता होना चाहिए। बात आया समझ में? अरे बात आया समझ में? अब हम बात कर रहे हैं बच्चे रेजिस्टेंस की यूनिट पे। किसकी यूनिट पे? तो रेजिस्टेंस जो ये आया है अभी वर्ड, किसके लॉ में आया था? ओम्स लॉ में। किसमें? तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए जो रेजिस्टेंस है उसके यूनिट को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? कूलम को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? सी से। एम्पियर को? तो ओम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ये साइन है। क्या है ये? साइन। ये साइन है ना? ओम बोलो या ये साइन यूज करो, दोनों बातें क्या हैं? सेम। ये ओम का सिंबल हो गया। किसका सिंबल हो गया? ओम का। आर इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया था अभी? रो व्हाट इज आर? रेजिस्टेंस। व्हाट इज रो? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्वेश्चन बहुत बार बार दिया जाता है। क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम होते हैं अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं यूनिट ऑफ रो या रेजिस्टिविटी। तो इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। जैसे आपने बोला ना, स्पीड इक्वल टू क्या था? डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस को रिप्लेस किया मीटर से और टाइम को रिप्लेस किया सेकेंड से, तो मीटर पर सेकेंड। तो इसी फॉर्मूले से देखना, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। इसका यूनिट ओम। ठीक है। लेंथ का यूनिट मीटर। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। और हमें तो ओम का निकालना है। ओम का क्या करना है? इसका रेजिस्टिविटी का क्या करना है? निकालना है, जिसको रो भी बोलते हैं ना। तो एक एम क्या हो गया यहाँ से, और ये एम इसमें क्या हो गया? तो क्या बना? ओम मीटर। और इधर क्या बचा? रेजिस्टिविटी। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो गया? और यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो गया? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम, और यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर। तो ये क्वेश्चन आता है रेजिस्टेंस का यूनिट और रेजिस्टिविटी का। इससे भी अच्छा एक क्वेश्चन क्या बनाता है बोर्ड, कि किन किन फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? किन किन फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? हैं? ये बताया मैंने अभी कि रेजिस्टेंस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एक ये फैक्टर है। और रेजिस्टेंस क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। एक और फैक्टर है, क्या है एक? जिसको बोलते हैं हम टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? तो टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस पे क्या इम्पैक्ट होगा उसको पहले समझते हैं। कंडक्टर है, इसमें बहुत सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन हैं, और ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, और ये फ्लो होना चाह रहे हैं। क्या होना चाह रहे हैं ये? बट इनको बहुत ज़्यादा क्या मिल रहा है? रेजिस्टेंस क्या मिल रहा है? इन्हें अपोज किया जा रहा है। अब मैं टेम्परेचर सपोर्टेड इंक्रीज कर दूं, क्या करूं? टेम्परेचर इंक्रीज, तो फिर क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है? जो इसके मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, उनको काइनेटिक एनर्जी मिलता है और वो और फास्ट वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं वो? और फास्ट वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं वो? अभी ध्यान से देखना, और फास्ट क्या करेंगे वो? वाइब्रेट। अब ये जो अभी देखना, सपोर्ट एट कभी अब मैं भी व्हीकल से जा रहे हो, कार से, है ना, उसी एग्जांपल को लेकर चले, है ना, कि अगर ज़्यादा जर्नी करना पड़ेगा तो उतनी ज़्यादा आपको ट्रैफिक
तो क्या हो गया, रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल, लेंथ। रोड ब्रॉड है तो रेजिस्टेंस कम होगा, इजीली इधर से उधर हम मूव कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देख रहे हैं बच्चे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो गया, सारे वाइब्रेट फास्ट कर रहे हैं, सारे वाइब्रेट क्या कर रहे हैं, फास्ट। कैसे, सपोज दैट आप जा रहे हो और सामने में एक वैसे पागल सा हो, है ना, चढ़ा रखा हो और गाड़ी चला रहा है बिल्कुल, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी उधर, होता है ना, ऐसे वेवड़े टाइप के कुछ लोग मिलते हैं जो क्या करते हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि इधर लेफ्ट लेगा राइट लेगा, फिर पीछे वाला क्या रहता है, फिर पीछे वाला क्या करता है, फिर कंफ्यूज रहता है, यार ये अब क्या करूँ, लेफ्ट लूँ राइट लूँ, लेफ्ट लूँ, गाली देता है वो तो ठीक है, लेफ्ट या राइट, वो कंफ्यूज रहता है। फिर वो थोड़ी देर के लिए सोचता है यार थोड़ा धीरे कर लेता हूँ, फिर प्रॉपर तरीके से उसको समझूँ पहले, फिर गाड़ी क्या करेंगे हम, निकालने की कोशिश करेंगे। तो वो कर क्या रहा है, पीछे वाले को ज़्यादा अपोज कर रहा है, मूव आगे करने ही नहीं दे रहा है। क्यों, क्योंकि कभी उसकी गाड़ी क्या हो रही है, लेफ्ट कभी राइट, वाइब्रेट हो रहा है वो पूरा इधर से उधर, क्या हो रहा है वो। तो वैसे ही सेम सपोर्ट एट, अगर इस पे फोकस किया जाए बच्चे, इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो पे, हमने इसको क्या कर दिया, हीट अप कर दिया, क्या कर दिया, इसको हीट अप कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वाइब्रेट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है कभी लेफ्ट में जा रहा है कभी, तो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को क्या फेस करना पड़ेगा, कम रेजिस्टेंस ज़्यादा, ज़्यादा, तो हीट अप करोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो जो रेजिस्टेंस है क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी है। रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आता है सेंटेंस तो क्या लिखोगे आप, कि रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन लेंथ, रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। ये 3 फैक्टर्स हैं, बट फॉर्मूला में केवल हम इन 2 फैक्टर को यूज करते हैं, और थ्योरेटिकली ये भी क्या है, एक फैक्टर है। यूनिट क्या था रेजिस्टेंस का, यूनिट ओम, ठीक है। अब किसकी बात करना है हमें, रजिस्टिविटी, और रजिस्टिविटी का सिंबल है रो, तो इसका यूनिट क्या था, इसका यूनिट ओम मीटर। अब देखना कि ये किन फैक्टर पे रजिस्टिविटी डिपेंड करता है, किन फैक्टर पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। अब केयरफुली देखना बच्चे, सपोज दैट वाटर है, क्या है, वाटर, 1 बकेट ऑफ वाटर है, तो अगर मैं टॉप से वाटर लूँ या बॉटम से वाटर लूँ या मिड से, सबकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, सेम होगी, उसको डिपेंड नहीं पड़ता कि मैंने टॉप से वाटर लिया, बॉटम से लिया या मिड से लिया। बट वाटर की जगह पे मैं कोई दूसरा लिक्विड ले लूँ, कोई जूस, तो फिर दोनों में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कि पूरा ही डिफरेंस। एक वाटर है और एक लेमन जूस है, डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो वैसे ही रजिस्टिविटी क्या है, कि आप मटेरियल, रजिस्टिविटी क्या है कि कितना भी लेंथ लो, कितना भी क्रॉस सेक्शन लो, इसको फर्क नहीं पड़ता। ये केवल और केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, जैसे वाटर है, किसी भी पोर्शन से वाटर आप लोगे, सबकी प्रॉपर्टी क्या होगी, मैं ज़्यादा वाटर ले लूँ और 1 कप ऑफ वाटर है, बकेट ऑफ वाटर है, दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, वो भी वाटर है और ये भी क्या है, वाटर है। वैसे ही रजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है, ना क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, कि मैंने मटेरियल चेंज कर दिया, मैंने कॉपर वायर था, उसकी अपनी रजिस्टिविटी होगी। कॉपर वायर आप 1 मीटर का लो, 2 मीटर का लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रजिस्टिविटी 1 मीटर का भी वही होगा, 2 मीटर का भी वही होगा। बट कॉपर की जगह पे हमने एल्युमिनियम ले लिया, तो फिर रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, चेंज। तो रजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली इन नेचर ऑफ मटेरियल, कि हमने मटेरियल क्या लिया है। किस पे डिपेंड करता है ये, मटेरियल हमने क्या लिया है। किस पे डिपेंड नहीं करता है ये, किस पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे ये डिपेंड नहीं करता। लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया है क्या, डायमेंशंस हैं, क्या है, तो जो एक्चुअल में बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड करता है, कि उसका डायमेंशन क्या है, आपने ज़्यादा लेंथ का लिया है, कम लेंथ का लिया है, ज़्यादा क्रॉस सेक्शन है, कम क्रॉस सेक्शन है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस,
बट रजिस्टिविटी डजंट डिपेंड्स ऑन, ये नोट्स में होना चाहिए है ना, कि ये पूछ सकता है ना क्वेश्चन, डायरेक्ट आपको लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया ना दे, डायमेंशन वाइज पूछा जाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं ना 20 क्वेश्चन, तो उसमें इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है। तो नोट में क्या पॉइंट होना चाहिए था कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशन लाइक लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया, बट रजिस्टिविटी डजंट डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शन, इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल या नेचर ऑफ मटेरियल। क्लियर? तो इस पे क्वेश्चन आता है, यूनिट पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, दोनों की यूनिट क्लियर है? ये किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हुआ? ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लेकर बताया, रजिस्टिविटी केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है, डायमेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेंथ एक डायमेंशन है और एरिया भी क्या है, एक डायमेंशन है। क्लियर? तो अब तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, क्या क्या डिस्कस कर लिया? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, और ओम्स लॉ ने रिलेशन क्या बताया कि जो वोल्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, आई, और यहाँ से फॉर्मूला आता है V इक्वल टू आई आर, और रेजिस्टेंस है ये, तो फिर हमने रेजिस्टेंस पे प्रॉपर डिस्कस किया है कि रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट इज रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस है ये मटेरियल का नेचर है। रेजिस्टेंस क्या है? नेचर ऑफ मटेरियल विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। क्या है रेजिस्टेंस? नेचर ऑफ मटेरियल विच अपोजेज द करंट। फिर किन पे डिपेंड करता है ये फैक्टर, क्या क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। और इन दोनों से फिर हमारे पास एक फॉर्मूला आया था, क्या था फॉर्मूला? R इक्वल टू रो L बाई ए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी। फिर हमने देखा था इन दोनों में प्रॉपर तरीके से डिफरेंस कि रो और रेजिस्टिविटी में, ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या यूनिट वाइज और डिपेंडेंस और फैक्टर वाइज सारी चीज़ें देखा था। क्लियर? तो हमने चैप्टर में बहुत कुछ कवर कर लिया ना, वो यही सारी चीज़ें क्या हो रखी है यहाँ पे एक्सप्लेन हो रखी है। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो किस क्या क्या इफेक्ट करता है? लेंथ, मटेरियल भी करता है, टेम्परेचर भी करता है ना। मटेरियल चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस तो चेंज हो ही जाएगा है ना। वैसे ही जो मैंने एग्जांपल दिया था तो यहाँ पे बताया जा रहा है। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रजिस्टिविटी, प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि रजिस्टिविटी क्या है। तो एक सेटअप है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये एल्युमिनियम वायर है, क्या है ये? ठीक है, फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। दिखा आपको, यहाँ पे रीडिंग देखना आप है ना, ये जो डिफ्लेक्ट हो रहा है, ग्लास रॉड लिया हमने, क्या लिया हमने? इधर देखना केयरफुली, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। इससे पहले कॉपर वायर था, हाँ कुछ भी नहीं था, कॉपर वायर है। तो एमीटर की रीडिंग देखो आप, कॉपर वायर में क्या है दिख रहा है, यहाँ पे है मे बी 0 to 10, मतलब कहीं 5 पे है, क्या है कहीं 5 पे। तो ये करंट को बता रहा है, ये डिवाइस किसको बता रहा है? करंट को बता रहा है। तो करंट अभी 5 है, करंट क्या है? 5। अभी देखना बच्चे, करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो फ्लो क्या हो जाएगा? कम, और रेजिस्टेंस कम होगा तो फ्लो ज़्यादा। तो अगर करंट ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस करंट कम है, क्यों कम है? ठीक है, वोल्ट वाइज भी देख सकते हैं, वोल्ट ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा होगा, वोल्ट कम होगा तो। बट अभी हम करंट और रेजिस्टेंस में एक रिलेशन देख रहे हैं। तो अभी यहाँ पे कॉपर वायर था, तो करंट की वैल्यू क्या आ रही है? अप्रॉक्स 5। अब कॉपर वायर को चेंज करके यहाँ पे हम एल्युमिनियम वायर यूज़ करते हैं। अब कितनी रीडिंग है? रीडिंग में भी मान लो 1 या 2 के अप्रॉक्स है। कितना है? 1 या 2 के अप्रॉक्स। अब क्या यूज़ किया हमने? ग्लास रॉड। कितना हो गया? 0, मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ग्लास रॉड बिल्कुल फ्लो होने ही नहीं दे रहा है। और ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। क्या बोलते हैं? जो बिल्कुल चार्ज को फ्लो नहीं करने देता। फिर रबर लोगे आप तो क्या होगा? ये भी इंसुलेटर है, बहुत। तो इंसुलेटर का रेजिस्टेंस थोड़ा सा होगा या ज़्यादा होगा या बहुत ज़्यादा होगा? बहुत ज़्यादा। और कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। तो
तो रजिस्टिविटी इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है. डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट रजिस्टिविटी. ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, हमने देख लिया. हाउ डज रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर चेंज व्हेन इट्स लेंथ ट्रिपल, लेंथ को ट्रिपल करोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा. डायमीटर ट्रिपल करोगे तो फिर 1/3 हो जाएगा. ये ट्रैप है. क्या है ये, ट्रैप है. और ध्यान रखना ना, थोड़ा सा इस पर डिटेल में मैं बात करूँगा. पहले केस में क्या था कि अगर हमने लेंथ को क्या कर दिया 3 टाइम्स, लेंथ को क्या कर दिया हमने, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वैसा इम्पैक्ट होगा 3 टाइम्स. सेकेंड, अगर एरिया मैंने कर दिया 2 टाइम्स, एरिया क्या कर दिया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा. अरे इन्वर्सली यार, एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा या रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम. तो एरिया 2 टाइम्स हो रहा है तो रेजिस्टेंस 1/2 टाइम्स होगा. क्या होगा वो, अरे क्या होगा वो, 1/2 टाइम्स. फिर से देखना, एरिया 5 टाइम्स हो गया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/5 टाइम्स. बात आ गया समझ में. तो एरिया और रेजिस्टेंस में कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली. एरिया इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, उसी रेशियो में. ये 5 टाइम्स हो रहा है तो ये 5 टाइम्स कम हो रहा है, मतलब 1/5 हो रहा है. क्या हो रहा है, 1/5. ये 10 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब क्या किया मैंने, उसको 5 टाइम्स कर दिया. 5 टाइम करने से क्या हो गया, ये 50 हो गया. क्या हो गया ये 50, क्या करने से, तो 5 टाइम्स का अपोजिट क्या होगा. अगर अपोजिट करूंगा तो वो 50 से कहाँ आ जाना चाहिए, वापस अपने ओरिजिनल 10 पे. कहाँ पे आ जाना चाहिए, 10 से कहाँ पहुंचा, क्या करने से, 5 टाइम्स. तो अगर हमें ये देखना है कि 5 टाइम्स का बिल्कुल अपोजिट क्या होगा, अपोजिट का मतलब फिर से वो इनिशियल पे आना चाहिए. 50 से कहाँ पहुंचना चाहिए, कैसे पहुंचेगा, जब इसको क्या कर दोगे आप 1/, तभी तो क्या हो जाएगा ये. तो 5 टाइम का अपोजिट, तो ये इन्वर्सली ही तो है. तो रजिस्टे एरिया 5 टाइम करोगे तो रेजिस्टेंस 1/5. अब क्वेश्चन कंबाइंड कर देते इसको, है ना. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैं ट्रिक तरीके से बता रहा हूँ कि हमने जो रेजिस्टेंस है, एरिया है, और जो लेंथ है, लेंथ को मैंने किया है 2 टाइम्स और एरिया को किया है मैंने 3 टाइम्स. तो अब रेजिस्टेंस पे क्या इम्पेक्ट होगा, तारे दिख रहे हैं. तो पहले देखो लेंथ की वजह से क्या होगा, अरे लेंथ की वजह से क्या होगा, लेंथ की वजह से क्या होगा 2 टाइम्स, और क्रॉस सेक्शन की एरिया से क्या होगा 1/3. तो क्या हो गया ये 2/3 टाइम्स. दोनों का कॉमन इम्पैक्ट देख लेना है, याद रहेगा ये, नोट में रख लेना इसे. यस सर कह रहे हो तो यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे. बात आया समझ में. इससे भी बड़ा ट्रैप क्या है कि हमने जो रेडियस है, क्या है, रेडियस को 2 टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या हो जाएगा 1/2 टाइम्स. ये गलत है. हमें रेडियस और रेजिस्टेंस का तो रिलेशन ही नहीं पता. किसका रिलेशन पता है, लेंथ वाइज और एरिया वाइज. अब देखना कि व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जनरली सर्कुलर होता है. क्या होता है, तो एरिया निकालना पड़ेगा. ये एरिया है या रेडियस है, तो एरिया क्या होगा फिर, एरिया पाई आर स्क्वायर. क्या होगा, पाई आर स्क्वायर. अगर रेडियस बच्चे आर है, क्या है, तो एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर. अब रेडियस को 2 टाइम्स कर दो, क्या कर दो रेडियस को, तो आर इंटू 2r का क्या हो जाएगा स्क्वायर. तो अब एरिया क्या हो गया
क्या हो गया ये पाई इंटू 4 इंटू आर स्क्वायर, और थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो क्या बना ये 4 पाई आर। यहाँ पे रेडियस कितना लिया मैंने, यहाँ पे रेडियस कितना लिया मैंने 2r। तो रेजिस्टेंस को क्या रेडियस को क्या किया मैंने, रेडियस को क्या किया मैंने 2 टाइम्स, रेडियस को क्या किया है, यहाँ पे ये एरिया है और यहाँ पे ये एरिया है। तो जब रेडियस 2 टाइम्स हुआ है तो एरिया कितने टाइम्स दिख रहा है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर है, 4 पाई आर स्क्वायर। कितने टाइम्स, ये रेडियस 2 टाइम्स हो रहा है तो एरिया क्या हो रहा है 4 टाइम्स हो रहा है। तो अब एरिया 4 टाइम्स होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा 1/4। तो रेडियस डबल तो एरिया क्या होगा 4 टाइम्स, तो फिर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/4। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए एक छोटा सा ट्रिक बना सकते हैं कि क्यों हुआ 4 टाइम्स, क्योंकि स्क्वायरिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो रेडियस 2 टाइम होगा तो 2 का स्क्वायर करोगे तो वो एरिया क्या हो जाएगा 4 टाइम हो जाएगा। रेडियस को अगर मैं 3 टाइम्स कर दूँ, आर से क्या कर दूँ 3r, तो एरिया ए से क्या हो जाएगा 9 टाइम्स, क्या हो जाएगा ये 9 टाइम। बात है समझ में। तो रेडियस का क्या करोगे आप, रेडियस का क्या कर दोगे आप स्क्वायर, और उतने ही टाइम क्या हो जाएगा हमारा एरिया, और फिर एरिया के हिसाब से रेजिस्टेंस को आप देख सकते हो। बट क्वेश्चन पूछा जाता है डायामीटर पे, किस पे पूछा जाता है कि अगर डायामीटर 2 टाइम्स कर दूं तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, डायामीटर को डबल करोगे तो रेडियस क्या होगा, रेडियस भी डबल होगा। अरे डायामीटर डबल करोगे तो रेडियस भी क्या होगा, दोनों में सेम ही इम्पैक्ट होता है। बात है समझ में, डायामीटर डबल तो रेडियस भी, बट एरिया का क्या होगा, एरिया का क्या होगा 4 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस का क्या होगा फिर 1/4 टाइम्स। तो अगर हम रेजिस्टेंस को जितने टाइम करेंगे एरिया उसके स्क्वायर टाइम होगा। रेडियस को अगर हम क्या कर रहे हैं, रेडियस को क्या कर रहे हैं बच्चे हम n टाइम, रेडियस को क्या कर रहे हैं हम, तो एरिया क्या होगा उसका स्क्वायर टाइम हो जाएगा। ये बस याद रखना है, या डायामीटर हो तो सेम रिलेशन होता है। डायामीटर को अगर मैं n टाइम करूं तो एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया n स्क्वायर टाइम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेडियस को n टाइम करोगे तो एरिया भी n स्क्वायर टाइम होगा, डायमीटर n टाइम करोगे तो एरिया क्या होगा, तो फिर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस 1 बाई, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो ये मैंने एक तरीके से आपके लिए ट्रिक बना दिया कि डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप ऐसे डील कर सकते हो। बात आ गया समझ में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फिर उसी रिलेशन पे है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, विल करंट फ्लो, क्वेश्चन ऐसे पूछता है बोर्ड, है ना, साइंस क्या है थॉट प्रोसेस वाला सब्जेक्ट है और वो भी फिजिक्स। तो विल करंट फ्लो मोर इजली थ्रू थिक वायर, हम बताओ आप इजली होगा, क्यों, क्योंकि सर लाइक जो थिक वायर होगा उसमें ज़्यादा स्पेस उसको मिलेगी फ्लो करने के लिए एज कम्पेयर टू थिन वायर। हाँ क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो हाँ एरिया ज़्यादा हो रहा है, एरिया क्या हो रहा है थिक होने से एरिया ज़्यादा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एरिया इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा करंट ईजिली फ्लो करेगी। तो घर जाना चाहते हो अब, ओके थैंक यू। होमवर्क नो सर, नोट्स ही बना लो।